ठीक है। सो आज का टॉपिक जो है हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। सो ये जो एंजाइम्स है ये 6 क्लासेस में क्या है क्लासिफाई किए गए। कितने क्लासेस है? 6। इसको सिंपल से याद रखने के लिए लिखना है OTHLIL। क्या याद रखना है? OTHLIL। पहले O का मतलब होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, और सिंपल सा है, नाम में ही लिखा है, देखो ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब ये क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो कैटेलाइज करेंगे। कौन सी रिएक्शन कैटेलाइज करेंगे? ऑक्सीडेटिव रिडक्शन। मतलब एक सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज हो गया है तो दूसरा क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अगर वो रिड्यूस है तो वो फिर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अगला रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल से देखो, ये क्या है? S रिड्यूस्ड है, और ये वाला S डैश क्या है? ऑक्सीडाइज है। तो अब रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया? देखो S वाला जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, और S डैश वाला क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सो फिर इस T का फॉर्म होता है, T मतलब ट्रांसफरेज, नाम में ही है। तो ये क्या करेंगे? ग्रुप जो है वो ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? ग्रुप ट्रांसफर करने वाले हैं। ठीक है, देखो Sg प्लस S डैश। सो इसमें क्या हो गया कि ये S जो है ये इसके साथ चला गया, सो बन गया ये S डैश G, और ये जो है S सेपरेट आउट हो गया। सो G मतलब यहाँ पे ग्रुप ले लो आप, जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया। तीसरा H यानी कि हाइड्रोलाइसिस। ओके, हाइड्रोलिस, सॉरी। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वाटर जो है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, सो ये AB प्लस H2O क्या बन गया? ये AOH और BH। तीसरा है लाइसिस। ओके, दूसरा आइसोमरेज और लाइगेज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो है यहाँ पे ग्रुप बॉन्ड तो बनता है, और ये CC जो है वो शिफ्ट होके क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, आइसोमरेज, आइसोमर का क्या नाम होता है? आइसोमर मतलब क्या होता है? बराबर बोलो, आइसोमर्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे हमने क्या एक आइसोमर देखा था, एक आइसोमर कुछ तो देखा था, एग्जांपल आइसोमर का पता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये है ना आइसोमर्स। इसका भी केमिकल फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। फ्रुक्टोज का भी सेम ही है, बट ये है अल्डोज शुगर, ये है कीटोज शुगर। ओके, स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग। फिर होता है लाइगेज। लाइगेज सिंपली अगर हम बात करें लाइगेज का, तो ये होता है ग्लू के जैसे काम करता है, चिपकाने का काम करता है। ठीक है, जैसे Y X प्लस वाई प्लस ATP, तो क्या कर दिया? X और Y को उसने कर दिया ATP, यहाँ पे यूज हुई एनर्जी, ओके, उसे ज्वाइन करने के लिए। हाँ, भाई नहीं, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलेंगे इसको हम। तो अभी देखो ये ATP है ना, तो ATP का सेकेंड और थर्ड हो जाएगा, तो वो ब्रेक डाउन होने के बाद एक फॉस्फेट रिमूव हो गया ना, तो उसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, या तो एक इस तरीके से लिखते हैं, या फिर आप IP करके भी लिख सकते हो, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो एक फॉस्फेट बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो डिटेल में इसको समझते हैं हम लोग, जो मैंने आपको बताया। ऑक्सीडो रिडक्टेज, या इसको ही हम बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज कैटलाइज द ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट। दो सबस्ट्रेट के बीच में क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ट्रांसफरेज का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? ट्रांसफरेज कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव नहीं हुआ। ओके, अदर देन हाइड्रोजन है वो जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? एक इसके ऊपर से दूसरे इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा जो है हाइड्रोलिस, यहाँ पे देखो क्या होता है? कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ईथर पेप्टाइड और ग्लाइकोसिडिक और सी बॉन्ड या सी हैलाइड और फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड। सो किसी भी बॉन्ड में क्या हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोलिसिस, मतलब यहाँ पे वाटर जो है वो यूज होने वाला है। अब ये वाला लाइसिस, इसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ ग्रुप, कैटलाइज द रिमूवल ऑफ
ग्रुप्स बाय द मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। ओके, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बट ग्रुप क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, लिविंग द डबल बॉन्ड। सो एक डबल बॉन्ड क्या होता है, बन जाता है। सो यहाँ पे मैंने भी यही बताया था, एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, और सी वाला जो है ये सी ये क्या हो जाएंगे, लीव हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल बहुत सिंपल सा दिया है उन्होंने, ये हो गया आर ग्रुप COCOH। तो यहाँ पे आर, ये वाला जो होगा CO वो डबल बॉन्ड के साथ H, और एक CO2 जो है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, ये वाला हो गया रिमूव CO2। ठीक है, अब आइसोमरेज, ये तो पता है, सिंपल सा है कि क्या हो रहा है, कैटलाइज द इंटर कन्वर्जन ऑफ द ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक और द पोजिशनल आइसोमर्स। ओके, आइसोमर्स के बहुत अलग अलग टाइप है, स्टीरियो आइसोमर्स है, इनआइसोमर्स है, जियोमेट्रिक है और ऑप्टिकल है। ठीक है, आप केमिस्ट्री में ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, और लाइगेज का काम होता है ज्वाइन करना, सिंपल से। सो कैटलाइज द लिंकिंग ऑफ 2 कंपाउंड्स टुगेदर, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज द जॉइनिंग ऑफ बॉन्ड्स लाइक CO, CS, CN, PO एक्सेट्रा, कोई भी हो। ओके, लाइगेज का सिंपल से हमें याद रखना है, ये ग्लू जैसे काम करेगा। कैसे काम करेगा, ग्लू जैसे, चिपकाने का काम करता है ये। ठीक है, बट इसके लिए इसे क्या चाहिए होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो किसी भी रिएक्शन में अगर 2 ग्रुप जो है वो चिपक रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, तो उस वहां पे एंजाइम होगा आपका सिंपल से लाइगेज, नाम ही होगा उसका लाइगेज करके। चलो, अब दूसरा जो कंसेप्ट है और बहुत सिंपलेस्ट, वो है कोफैक्टर्स। अब यहाँ पे सिंपल से बात समझनी है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो बिना कोफैक्टर्स के नहीं चल सकते। ओके, मतलब एंजाइम्स तो है बट दे आर इनएक्टिव विदाउट कोफैक्टर्स। ओके, सो एंजाइम को एक्टिव बनाने के लिए क्या है, ये कोफैक्टर्स होते हैं। ये तो मेटल आयंस हो सकते हैं या कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, इट इज अ नॉन प्रोटीन components या constituents bound to the enzymes to make the enzymes catalytically active। मतलब एंजाइम की जो प्रॉपर्टी है, कोई रिएक्शन कैटालिसिस करना, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो एक्टिव करने का काम कौन करता है, ये नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, जिसे हम कोफैक्टर्स बोलेंगे। okay? अब जो अपो एंजाइम, इसकी डेफिनेशन या इसके ऊपर बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अपो एंजाइम्स क्या होता है, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम्स का जो प्रोटीन पोर्शन है उसे आप बोलोगे अपो एंजाइम। ओके, सिंपल सा है। अब इस अपो एंजाइम के साथ अगर मैंने ये वाला प्रोडक्ट डाल दिया, मतलब कोफैक्टर डाल दिया, तो फिर ये बन जाएगा पूरी तरीके से आपका एंजाइम। सो इसे आप बोलोगे होलो एंजाइम, मतलब ये हो गया एक्टिव फॉर्म। सो ये अपो एंजाइम आपके पास है ही, बट ये किस फॉर्म में होगा, इनएक्टिव। जब इसके साथ आप कोफैक्टर्स लगा दोगे तब ये जाके क्या हो जाएगा। अब देखो यहां पे ये वाला है अपो एंजाइम। ओके, सो ये अपो एंजाइम्स तो हो गया इनएक्टिव में, ये आ गया इनएक्टिव फॉर्म में आपका। ओके, फिर आपने इसके साथ लगा दिया कोफैक्टर। ओके, तो फिर बन गया ये होलो एंजाइम, मतलब ये बन गया अभी एक्टिव। ये क्या बन गया अभी, एक्टिव। देखो, कोफैक्टर प्लस अपो एंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम। अपो एंजाइम इनएक्टिव है, ये एक्टिव है। जब आप अपो एंजाइम से कोफैक्टर को निकाल दोगे, तो एंजाइम उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो क्या कर देगा, लॉस कर देगा। ठीक है, ये वाला देखो, when the cofactors is removed from the enzyme its catalytic activity is lost। मतलब एंजाइम होके भी कुछ नहीं कर सकता अगर आपने उसके साथ वाला कोफैक्टर्स निकाल लिया, बराबर है। अब देखो, कोफैक्टर जो है वो 3 तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। एक होता है प्रोस्टैटिक ग्रुप, दूसरे होते हैं कोएंजाइम्स और तीसरे होते हैं मेटल आयंस। अब ये जो प्रोस्टैटिक ग्रुप है ये टाइटली बाउंड होते हैं, परमानेंटली ही आप कह सकते हो, टाइटली बाउंड हो जाए। ठीक है, फिर कोएंजाइम्स में आपने किधर तो नाम पढ़ा होगा NAD वगैरह,
निकोटिनामाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD। सो ये क्या है? कोएंजाइम्स है ये। और कुछ मेटल आयंस होते हैं जैसे जिंक हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, ओके, मैंगनीज हो, Mn2+। सो ये जो है ये मेटल आयंस है, ये भी एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ एंजाइम्स जो है वो इनके जाने की वजह से क्या बनेंगे? एक्टिव बनेंगे। तो ये भी क्या करेंगे? कोफैक्टर का काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल है, हमें कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पूछते नहीं है, बट दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रखे। अब देखिए प्रोस्टैटिक ग्रुप। अब ये प्रोस्टैटिक ग्रुप जो होता है, पहले तो समझ लो ऑर्गेनिक होंगे। क्या है ये? ऑर्गेनिक है, टाइटली बाउंड। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रोस्टैटिक ग्रुप जो होता है वो टाइटली बाउंड होता है, ओके, टू द एपोएंजाइम्स, मतलब निकलेंगे नहीं, उनके साथ ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक एग्जाम्पल है हीम। अब ये जो हीम है, ये हीम क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक ग्रुप है जो कि एंजाइम के साथ बाइंड है, टाइटली बाइंड है। कौन सा एंजाइम है? देखो, पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। कौन सा एंजाइम है? पेरोक्सीडेज और कैटालेज। अब यहां पे अगर आप देखो, सो दे कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ H2O2 टू रिमूवल ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। व्हाट इज H2O2? इसको आप बोलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बराबर ना? अब यहां पे क्या हो रहा है? ये H2O2 जो है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, चलो पेरोक्सीडेज लिख दो, इससे क्या हो रहा है? ये ब्रेकडाउन हो रहा है, सही है, ये एंजाइम है। बट ये पेरोक्सीडेज जो है ये एक्टिव कब है? जब इसके साथ हीम अटैच है, सो हीम ग्रुप, और ये इसके साथ ही होता है, टाइटली बाउंड होगा, ओके। चलो यहां पे अगर आपने देख लिया तो यहां पे है, देखो हीम ग्रुप जो है इसके साथ ही अटैच होता है, ठीक है। अपने हीमोग्लोबिन में कैसे हीम ग्रुप होता है, ओके, उसी तरीके से। बट हीमोग्लोबिन इज नॉट अ एंजाइम, ये प्रोटीन है, ये एंजाइम है, इसके साथ हीम जो है वो अटैच होता है, या कैटालाइज हो एंजाइम। सो उनका भी वही काम है कि H2O2 को क्या करना? वाटर और ऑक्सीजन में। सो यहाँ पे समझने का काम क्या है? हमें क्या समझना है कि प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या होता है? ये ऐसे ग्रुप है जो अपोएंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, दैट्स इट। और अपोएंजाइम्स को क्या करते हैं? कैटालाइटिकली एक्टिव बना देते हैं, ठीक है। अब दूसरे जो है, ये देखिए दूसरे वाले क्या हो गए? कोएंजाइम्स। देखो मैंने बोला, आपने नाम सुना होगा कहीं पे तो, NAD। चलो यहाँ पे ये भी ऑर्गेनिक ही है, ये भी ऑर्गेनिक है, इससे तो विटामिन बनते हैं, सुना था आपने, ओके। नियासिन क्या है? हमारा विटामिन सी बनाता है, ओके। फ्लेविन है, राइबोफ्लेविन, ओके, क्लास 10th में पढ़ा था हमने। अब यहां पे देखो, ये भी ऑर्गेनिक ही है, ओके। दीज आर ट्रांजिएंट बाइंडिंग। ट्रांजिएंट मतलब निकल जाएंगे, परमानेंटली नहीं होंगे, निकल जाएंगे, बैठेंगे फिर छूटेंगे, बैठेंगे फिर छूटेंगे। सो ट्रांजिएंट बाइंडिंग टू अपोएंजाइम्स। नाउ मेनी कोएंजाइम्स कंटेन्स विटामिन्स। क्या बोलेंगे हम इसे? विटामिन्स। हम बहुत बार विटामिन्स बोलते हैं, बट एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? विटामिन्स। मतलब क्या होता है बताइए? विटामिन्स मतलब ये वर्ड ऐसे आया, वाइटल अमाइंस। कैसे आया? वाइटल अमाइंस। वाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे अमाइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपने विटामिन्स नहीं लिए तो आप किसी ना किसी बेसिक जो विटामिन्स आपका कम है उससे आपको क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ डिफिशियंसी हो जाएगी उसकी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा विटामिन ए, क्या हो सकता है अगर ये नहीं हुआ आपके बॉडी में? तो आपको क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। सो ये अलग अलग होते हैं। विटामिन डी जो है, ओके, पेन होना, बॉडी पेन, बोन्स वगैरह, तो हम बोलते हैं कि सनलाइट में वगैरह बैठो, बहुत सारे डिसीजेस है वो विटामिन से रिलेटेड, ठीक है। अभी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी रहेगा तो वो छाले पड़ जाते हैं ना मुंह में, वो भी है। सो बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट देते हैं डॉक्टर्स हमें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सो ये सारी चीज, सो वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब यहाँ पे कुछ
मतलब कुछ कोएंजाइम्स है जो विटामिन बनाते हैं। तो उसी में से कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है NAD, ओके, निकोटिन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड हम इसे बोलते हैं, या NADP निकोटिन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसमें क्या होता है, नियासिन, इसमें क्या है, नियासिन, ठीक है। और यही नियासिन जो है वो विटामिन बनाने के भी काम आता है। तो इसमें कोएंजाइम्स में क्या याद रखना है हमें कि ये भी ऑर्गेनिक है बट ट्रांजिएंट बाइंडिंग है इनके साथ। क्या है, ट्रांजिएंट बाइंडिंग है, ठीक है। एग्जांपल में देखो यार NAD, वहां पे एग्जांपल में रखना है हीम, चलो, जो कि पेरोक्सिडाइज में होगा। यहाँ पे क्लियर है। NAD का फुल फॉर्म देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, निकोटिन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। और जो तीसरा और आखिरी है वो है मेटल आयंस। क्या है, मेटल आयंस। बहुत सारे मेटल आयंस जो होते हैं दे फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड तैयार कर रहे हैं, देखो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बॉन्ड्स के अलग अलग टाइप है, पढ़ेंगे आप। मेटल है, कोवैलेंट है, आयोनिक है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सो ये जो मेटल आयंस होते हैं दे फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड with a side chain at active site and one or more coordinate bonds with the substrate। मतलब आपका जो एपोएंजाइम है उस एपोएंजाइम की जो एक्टिव साइट होगी उसके साथ और सबस्ट्रेट के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे, वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही फॉर्म करेंगे। जैसे अब ये है जिंक, एग्जांपल दिया है, इज अ कोफैक्टर ऑफ कार्बोक्सी पेप्टिडेज। किसके साथ बना दिया, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है नीट में, ओके। अगर आप कहोगे तो महाराष्ट्र CET में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ओके। क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर है जो कि क्लास 11 से CET के लिए, तो उसमें भी क्वेश्चन आ गया था इसके ऊपर, ठीक है। सो जिंक इज अ कोफैक्टर ऑफ कार्बोक्सी पेप्टिडेज। चलो मैं और एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज करके। कौन सा एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज। सो उसके लिए मैग्नीशियम जो है वो कोफैक्टर की तरह काम करता है। हेक्सोकाइनेज कौन से इसमें आता है पता है, हेक्सोकाइनेज यूज होता है आपको ग्लाइकोलाइसिस करके जो है पाथवे, उसमें पहली ही रिएक्शन ग्लूकोज को कन्वर्ट करना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एंजाइम हेक्सोकाइनेज। काइनेज जो नाम है ना उसका काम होता है टू एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अभी हेक्सो है मतलब क्या, 6 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ऐड होना, इसलिए तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। चलो क्लियर, सिंपल से है। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, नोमेनक्लेचर, और ठीक है। सो इस